हेलो एवरीवन, मैं हूँ आलोलिका। आज हम बात करते हैं सेक्शन 144-41 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, अनलॉफुल असेंबली। एन अनलॉफुल असेंबली इज एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। अनलॉफुल असेंबली मीन्स कहीं पर भी अगर कोई 5 और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और भीड़ बनाते हैं, और आफ्टर दैट अगर if their common object is to overview by criminal force central government, state government and any public servant in exercise of lawful power। कोई भी एक फोर्स बनाए, एक फियर बनाए बाय क्रिमिनल फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल प्रोसेस, या फिर वो रेसिस्ट करे किसी भी लॉफुल प्रोसेस को। लाइक कोई भी अगर अभी पुलिस किसी के घर में किसी को अरेस्ट करने के लिए आए या फिर कुछ भी सर्च करने के लिए आए, तो उसको रेसिस्ट करे, उसमें बाधा डाले कि वो वैसे ना करे। एंड टू कमिट मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस, तो वो मिसचीफ भी कर सकते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास भी कर सकते हैं और एनी अदर ऑफेंस भी कर सकते हैं। एंड बाय क्रिमिनल फोर्स टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करके वो लोग कोई भी प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर ले, कोई भी प्रॉपर्टी को दखल कर ले। एंड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी इनकॉर्पोरियल राइट, किसी भी पर्सन को क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके उसको डिप्राइव करे फ्रॉम हिज इनकॉर्पोरियल राइट। लाइक इनकॉर्पोरियल राइट इज मिलिटरी राइट, या फिर राइट ऑफ वे, या फिर या फिर ऐसे कोई राइट। इनकॉर्पोरियल राइट बहुत सारे होते हैं। एंड इसमें और भी दिया गया है कि बाय क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, किसी भी पर्सन को अगर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके उसको कंपेल करें कि जो वो लीगली बाउंड नहीं है वो करने के लिए, या फिर टू कमिट व्हाट ही इज़ लीगली नॉट एंटाइटल्ड टू डू, या फिर किसी को ऐसे कंपेल करे कि जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए वो करे। एंड सेक्शन 141 में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि states that an assembly which was not unlawful when it assembled, जब कोई असेंबली असेंबल हो, कोई भीड़ इकट्ठा हो सकता है कि वो तब अनलॉफुल ना हो, पर सब्सिक्वेंटली वो बाद में जाके वो अनलॉफुल असेंबली में असेंबली भी हो सकता है। एंड इन केस ऑफ राम बाबू 1945 में 5 की ये केस है जिसमें ये कहा गया है कि ए लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड फॉर ए प्रोसेशन बट सच प्रोसेशन डिसोबेड द रूल्स एंड डायरेक्शन अंडर व्हिच लाइसेंस वॉज इशूड, कोर्ट हेल्ड दैट सच असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली। इस केस में क्या हुआ कि एक लाइसेंस ग्रांट किया गया है कोई रैली निकालने के लिए, कोई प्रोसेशन निकालने के लिए एंड असेंबल होने के लिए, पर बाद में वो रूल रेगुलेशन जो भी दिया गया है वो नहीं माने। तो ये कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि वो फिर हाँ, कोर्ट हेल्ड दैट सच असेंबली इज़ एन अनलॉफुल असेंबली। तो वो बाद में क्या हुआ है, अनलॉफुल असेंबली में अनलॉफुल असेंबली हो गया है। एंड देयर इज़ अनदर केस इन केस ऑफ मोतीदास 1954 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनी असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल एट द इंसेप्शन में चेंज इन अनलॉफुल असेंबली बाय सब्सिक्वेंट act at any time if majority of the members provides their consent in committing such act। कोई भी असेंबली अगर
पहले वो कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं था, बाद में अगर इसकी कोई भी मेंबर या फिर कुछ लोग इसका कोई ऐसा एक्ट करने लगे जो कि अनलॉफुल है और इसमें अगर बाकी सबका कॉन्सेंट हो तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। एंड in case of Pirapin, 1883, in this case, when a assembly become unlawful, if a person joins such assembly having knowledge, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर अनलॉफुल असेंबली असेंबल हुआ है और कोई भी पर्सन को ये इसके ऑब्जेक्ट के बारे में पता है कि ये एक अनलॉफुल असेंबली है और फिर भी वो इंटेंशनली अगर वो ज्वाइन करता है तो ऑल्सो बीइंग लाइबल अंडर लॉ, तो वो भी लाइबल होगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142, हु इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट of the assembly and intentionally join the assembly, unlawful assembly under section 142, देन वो भी अनलॉफुल असेंबली का ही मेंबर माना जाएगा। सेक्शन 142 ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो अवेयर है, जो जानते हैं इस फैक्ट के बारे में कि कोई भी असेंबली वो अनलॉफुल है, फिर भी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो उस अनलॉफुल असेंबली के ही मेंबर माने जाएंगे। एंड सेक्शन 143, एनी पर्सन हु इज़ ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शेल बी पनिश्ड अप टू 6 month imprisonment, fine or both. Section 143 deals with punishment for अनलॉफुल असेंबली। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो उसको 6 महीने के सज़ा हो सकता है या फिर फाइन या फिर बोथ। एंड इफ़ द असेंबली वर आर्म्ड विथ डेडली वेपन, अगर वो असेंबली असेंबल होता है विथ वेपन्स, डेडली वेपन्स, तो इसमें सज़ा ये है कि वेपन विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसे वेपन के साथ अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि किसी का मौत भी हो सकता है, तो इसमें पनिशमेंट अप टू 2 years एंड फाइन और बोथ अंडर सेक्शन 144। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 146, रायट किसे कहते हैं। Whenever force or violence is used by unlawful assembly or by any member of such party in prosecution of common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of riot. अगर फोर्स और वायलेंस यूज़ किया जाता है अनलॉफुल असेंबली में या फिर उसके कोई मेंबर अगर विथ कॉमन ऑब्जेक्ट कोई भी फोर्स और वायलेंस यूज़ करता है, तो एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली, सारे मेंबर उस असेंबली के, उस भीड़ के गिल्टी हो जाएंगे किस ऑफेंस के, रायट के। तो सेक्शन 146 यही कहता है। एंड the ingredients of section 46 the accused person must be 5 or more than 5, जो accused होंगे वो 5 होंगे, नहीं तो 5 से अधिक होंगे। The accused must be animated by a common object, वो इकट्ठे होंगे with common object, उन सबका ऑब्जेक्ट एक होगा। And the force or violence must be used by the unlawful assembly or by any member of assembly in with common object। तो कोई भी अगर फोर्स और वायलेंस यूज़ करता है उस असेंबली का, अनलॉफुल असेंबली का, तो या फिर कोई भी मेंबर विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो सारे मेंबर को ही गिल्टी माना जाएगा। एंड in Re Arulanandu case, Supreme Court held that spectators who was attracted in the scene of riot by curiosity, जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कहीं पर भी अगर कोई दंगा लगता है या फिर कोई झगड़ा, कोई रायट ऐसा कुछ होता है, तो रोड में या फिर कहीं पर भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें ये कहा है कि जो भी लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्यूरियोसिटी होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, जानना है, तो वो लोग जो देखने जाएंगे वो
उसका पार्ट नहीं माना जाएगा। द कंट्री दे आर नॉट लाइबल बट इफ़ द स्पेक्टेटर्स, अगर वो लोग शाउटिंग स्लोगान्स, कोई स्लोगान बोल बोल के चिल्लाए या फिर पेल्टिंग स्टोन्स, जैसे कि हम देखते हैं कहीं पर भी पत्थरबाजी होता है, कोई भी राइट लगे और तो वो अंडर सेक्शन 146 लाइबल हो जाएंगे। एंड Section 147 stated that suit riot should be punishable up to 2 years fine or both। तो राइट के लिए पनिशमेंट क्या है, अंडर सेक्शन 147 में ये बताया गया है कि अप टू 2 इयर्स तक आपको पनिशमेंट हो सकता है या फिर फाइन या फिर बोथ। अंडर सेक्शन 148, if any deadly weapon or such weapon have been used which was likely to cause death will punished up to 3 years fine or both। सेक्शन 148 में ये कहा गया है कि कोई डेडली वेपन अगर यूज़ किया गया है जो कि जो किसी का मौत का कारण हो सकता है, जिससे किसी को मारा भी जा सकता है, तो ऐसे में पनिशमेंट वहाँ पर बढ़ जाएगा, 3 साल का होगा या फिर फाइन लगाया जाएगा या फिर बोथ। तो ये था राइट। एंड अब हम बात करते हैं सेक्शन 159। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है आईपीसी का, विच डील्स विथ एफरे। एफरे व्हेन 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an affray। जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में इकट्ठे होते हैं या फिर फाइटिंग शुरू करते हैं और ये सब जब पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है तो इसको हम एफ्रे कहते हैं। एंड द वर्ड एफ्रे इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एफ्रेयर विच मीन्स टू टेरिफाई। ये जो वर्ड एफ्रे है उसको एक फ्रेंच वर्ड एफ्रेयर से लिया गया है जिसका मीनिंग है टेरिफाई। एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 159 एफ्रे, 2 or more person मस्ट फाइट। यहाँ पे क्या है कि 2 और 2 से ज़्यादा लोग ही मारा मारी करेंगे, झगड़ा करेंगे जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे। एंड दे मस्ट फाइट इन ए पब्लिक प्लेस। वो पब्लिक प्लेस में ही फाइट कर रहे हैं तब हम उसको एफ्रे कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं। एंड बाय देयर फाइटिंग दे मस्ट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। एंड वो जो फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उससे पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसे में हम उसको एफ्रे कहेंगे। एंड 2 or more persons, section 159 required at least 2 person fighting in a public place। Public place means the place where the public go no matter they have the right or no। पब्लिक प्लेस हम उसको ही कहते हैं जहाँ पर पब्लिक का आना जाना रहता है। एंड लाइक एग्जांपल रेलवे स्टेशन या फिर पार्क या फिर पब्लिक बस, मार्केट। सो दिस इज द पब्लिक प्लेस। अगर वहाँ पर कोई जाके फाइट करता है, कोई चिल्लाता है, झगड़ा करता है और इससे अगर पब्लिक पीस हैम्पर होता है तो हम उसको एफ्रे कहेंगे। एंड fight means mere exchanging of abusive or hot words, however violent, without exchange of blows does not amount to fight। when one side is aggressive and other side is passive there is no fight। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फाइट मीन्स मेयर एक्सचेंजिंग ऑफ एब्यूजिंग हॉट वर्ड्स, हाउएवर वायलेंट मीन्स। यहाँ इसमें ये वर्ड का यूज़ किया गया है कि फाइट होना ज़रूरी है। और जब 2 पार्टी में कोई फाइट हो रहा है, एक एग्रेसिव है और दूसरा पार्टी कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको हम फाइट नहीं मानेंगे। एंड in case of Jodhe versus State, where members of one party beat the members of another party and the other party do not retaliate। इसमें क्या हुआ कि जोधे वर्सेस स्टेट, इसमें क्या हुआ कि 2 पार्टी में फाइट हो रहा है एंड एक पार्टी दूसरी पार्टी को बीट कर रहा है, मार रहा है, लेकिन दूसरा पार्टी जो है वो कोई
रिटेलेट नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसको हम एफरे नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पार्टी में ही झगड़ा होना चाहिए, फाइटिंग होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ जगन्नाथ शाह के केस में ये कहा गया है कि 2 ब्रदर्स, 2 भाई, क्या हुआ कि वो पब्लिक प्लेस में रोड पे आके एक दूसरे को एब्यूजिंग वर्ड बोल रहे हैं और झगड़ा कर रहे, क्वारलिंग विथ ईच अदर इन अ टाउन एंड अ लार्ज क्राउड गैदर्ड। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग गैदर हो गए हैं सुनने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल फाइट प्लेस नॉट टेक प्लेस बिकॉज इट वाज, क्योंकि वहाँ पर बस एब्यूज़ हो रहा है, फाइटिंग नहीं हो रहा है। और इट वाज हेल्ड दैट नो एफरे वाज कमिटेड, क्योंकि वहाँ पर फाइटिंग नहीं हुआ है तो ये एफरे नहीं है। एंड डिस्टर्ब द पब्लिक पीस इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ एफरे करने के लिए देयर मस्ट not only be fighting in a public place but such fighting must also disturb the public peace। एफरे कमिट करने के लिए ये काफ़ी नहीं है कि दो इंसान में झगड़ा हो रहा है, दो पार्टी में झगड़ा हो रहा है, पर ये झगड़ा पब्लिक पीस को डिस्टर्ब भी करना चाहिए। अगर ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है तो ये एफरे माना जाएगा। whoever commits an एफरे अंडर सेक्शन 160 पनिश अप टू 1 मंथ, उसका पनिशमेंट क्या होगा? सेक्शन 160 में यही कहा गया है कि 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर बोथ। एंड अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एफरे एंड राइट। एफरे एंड राइट में क्या डिफरेंस है? तो एफरे एंड राइट में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से तब याद रहेगा कि एफरे किसको कहते हैं, राइट के एंड राइट किसको कहते हैं। एंड एफरे कांट बी कमिटेड इन ए पब्लिक प्लेस। एफरे कभी भी पब्लिक प्लेस में कमिट नहीं होगा। ए रायट में टेक प्लेस एनीवेयर, रायट कहीं पर भी कमिट किया जा सकता है। एंड दैट मीन्स बोथ एट ए पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेस। ये पब्लिक प्लेस में भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है। एंड एन एफरे कैन बी कमिटेड बाय 2 or more persons और रायट कैन बी कमिटेड बाय एटलीस्ट 5%। तो एफरे के लिए क्या एसेंशियल है? एफरे में 2 और मोर पर्सन होना ज़रूरी है, 2 और 2 से ज़्यादा। लेकिन राइट में क्या है? 5 और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होना पड़ेगा। एंड राइटर्स आर दोज, राइटर्स कौन है? जो कि पहले उन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया और बाद में वो वायलेंस यूज़ किए, फोर्स यूज़ किए, तब जाके वो राइट हो जाता है। एंड एन एफरे नीड नॉट बी सो। एफरे में ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले एक अनलॉफुल असेंबली है और इसके बाद वो एफरे हो गया है। तो ये था ऑल अबाउट अनलॉफुल असेंबली, राइट एंड एफरे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है ये मेरा चैनल रहने के लिए, इसका ग्रो करने के लिए और आप सब लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।